नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भूपेंद्र पटेल आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ समारोह में आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी रविवार देर रात अहमदाबाद पहुंचे हैं। अहमदाबाद में पीएम मोदी के काफिले को देखने के लिए लोग देर रात भी उत्साहित दिखाई पड़े और बड़ी संख्या में उन्हें देखने के लिए लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी का देर रात का नाइट शो काफी हिट साबित होता दिखा। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने सड़कों पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें धन्यवाद दिया। वहीं पीएम मोदी के इस रोड शो में भारी संख्या में लोग उनका स्वागत करते दिखे, साथ ही साथ नारे लगाते सुनाई पड़े। दरअसल आज दोपहर 2 बजे गांधीनगर में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो भूपेंद्र पटेल का आपको बताएं कि आज शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और समारोह से पहले एक बढ़िया सा भारी सा रोड शो जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने किया और लोगों का अभिवादन इस समय उन्होंने स्वीकार किया। साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि आज गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो दूसरी बार रिपीट करने जा रहे हैं और इसीलिए आज शपथ ग्रहण समारोह में साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं और बेहद भव्य तरीके से कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है। तो भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी हालांकि देर रात अहमदाबाद पहुंचे जहां पर उन्होंने रोड शो किया, लोगों का धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ जो लोगों ने जो प्यार और स्नेह पीएम नरेंद्र मोदी को दिखाया वो अभिवादन भी स्वीकार उन्होंने किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले रिकॉर्ड जीत के बाद नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में होगा। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह से पहले रात में पार्टी की ओर से तय नामों वाले विधायकों को सूचना दी गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने तय विधायकों को फोन कर इसकी जानकारी दी कि कल शपथ लेनी है। अभी तक जिन विधायकों को फोन पर शपथ लेने को लेकर जानकारी दी गई है उनमें कुल 17 नाम शामिल हैं। इसीलिए ये तय माना जा रहा है कि आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में इन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। इनमें कई नाम ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बनेंगे और आपको बताएं कि इन संभावित मंत्रियों की लिस्ट मौजूद है कि आखिर कौन कौन से वो नाम होंगे जिन विधायकों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से फोन कर शपथ लेने की जानकारी दी गई है। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए। अजय जी, आपका स्वागत करना चाहूंगी। जी नमस्कार। जी बिल्कुल। अजय जी, जिस तरीके से अब गुजरात में अब 2.0 की सरकार आज से शुरू हो जाएगी, भूपेंद्र पटेल दोबारा से शपथ लेने वाले हैं जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो शामिल होने वाले हैं, किस तरीके से इसको देख रहे हैं और आगे क्या अब नया सफर बीजेपी का गुजरात में होने वाला है? लता जी, ये एक बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी की इसमें स्पष्टता दिखती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हेलो, अब मेरी आवाज आ रही जी है? बिल्कुल बिल्कुल।
नरेंद्र मोदी जी ने भूपेश पटेल जी को एक बार फिर से गिफ्ट दिया है, ये तोहफा दिया है, क्योंकि उन्होंने एक भारी मस्त जीत हासिल की है। और उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि मेरा रिकॉर्ड तोड़े तो इस बार भूपेश तोड़े। वाकई। और इस रिकॉर्ड को तोड़ करके यदि कोई व्यक्ति आता है तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके मुख्यमंत्री से बनने से पाटीदार पटेल भी काफी संतुष्ट होंगे। और अभी जो 150 से ज्यादा सीट है, उस सीट से ज्यादा संख्या भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं आप पार्टी में हलचल है। आप पार्टी के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ संपर्क में है और वो भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी में भी हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात में अपनी चीज दिखाई है और जो गुजरात में विधायक और एमपीज को अपने कंट्रोल में रख के काम कराते हैं, काश नरेंद्र मोदी जी भारत देश के हर राज्य के एमपी एमएलए को ये समझा पाते कि मेरे नाम पे चुनाव जीतने वालों, इस राज्य के हर राज्य की देखभाल तुम्हारे हाथों में है और तुम अपने ढंग से करो ताकि भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई हरा ना पाए। एग्जैक्टली, वाकई ये बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर, हालांकि हर राज्य में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो गांव के चुनाव हो, चाहे वो शहर के चुनाव, चाहे वो राज्य के चुनाव हो, लेकिन अब जिस तरीके से गुजरात में हालांकि रिकॉर्ड तोड़ जो जीत दर्ज की है बीजेपी ने, क्या लगता है पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, हालांकि चुनाव तो जीत गए लेकिन अब इस 2.0 की सरकार के शुरू हो जाने के बाद से क्या चुनौतियां गुजरात में बीजेपी के लिए हो सकती है? नई चुनौतियां, क्योंकि नई सरकार है, अब नए तरीके से कामकाज होगा, नया माहौल होगा और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी नए तरीके से तैयार होंगी सरकार को घेरने के लिए। देखिए लता जी, मेरा जहां तक ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी। हाँ, उसके विकास के मुद्दे जरूर होंगे। जो काम उन्होंने छोड़ दिया है, जो काम उन्होंने नहीं किया है, वो काम वो करने का प्रयास करेंगे। चुनौती इसलिए नहीं होगी कि जो भी व्यक्ति कद्दावर नेता थे वो चुनाव के समय ही उनको नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की रणनीति ने उनको निकाल करके टिकट भी नहीं दिया है और उन्होंने इतनी हिम्मत भी नहीं दिखाई कि निर्दल प्रत्याशी होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े। और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और ये बात जरूर कहेंगे कि अब जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस लोकसभा के चुनाव को देखते हुए गुजरात की जीत काफी असर डाल सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 80 लोकसभा सीट हुआ करती है, बिहार सेकंड नंबर पर आती है जहां पर लगभग 45 लोकसभा की सीट आती है। ऐसी सीटों पर जो कब्जा जमाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर से 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल सकती है। यानी कि कुल मिला के बीजेपी की मुश्किलें यहाँ पर नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ जो जीत दर्ज की, जनता ने जो प्यार दिखाया है, इसका जो खामियाजा है साफ तौर पर विपक्षी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, हालांकि अब वो विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रही, चाहे वो आम आदमी पार्टी या फिर अन्य दल के नेता हो, उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से अन्ना हजारे के सहारे एक सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद जिस तरह से पंजाब में गए और पंजाब के बाद गुजरात में गए और आम आदमी पार्टी ने जो प्रवासियों को साध करके दिल्ली में चुनाव जीता, पंजाब में प्रवासियों को साध कर चुनाव जीता और उन्हीं प्रवासियों के ऊपर बड़े बर्बरता से लाठीचार्ज कराया और उन्हीं दिल्ली में भी कई प्रवासियों के साथ अत्याचार हुआ, कितने खंबे पे चढ़ गए, कितने प्रवासियों के साथ हत्याएं हुई, कोई मदद नहीं की, झुग्गियां टूट गई, कोई मदद नहीं की। तो उसका असर भी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रहा है। आम आदमी पार्टी को चाहिए कि यदि अपनी टीम बढ़ानी, अपनी संख्या बढ़ानी है तो एक निष्पक्ष तरीके से, एक सही तरीके से जो राजनीतिक दृष्टिकोण कहती है उस तरह से काम करना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जिस तरीके से आपको बताएं कि गुजरात में आज दूसरी बार 2.0 की सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि 17 और मंत्रियों को भी इसकी जानकारी दी गई कि वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। हालांकि क्या प्रभार किसको सौंपा जाएगा ये फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल 17 मंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ आज शपथ लेने वाले हैं, जिसमें शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। क्रिकेट की सियासी पिच पर अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ही दिलचस्पी दिखा रहे थे। वहीं अब इस पिच पर प्रदेश के दूसरे दिग्गज नेता यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन की भी एंट्री हो गई है। महाआर्यमन सिंधिया को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की 6 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि महाआर्यमन के दादा
माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इससे पहले एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। दरअसल शनिवार को एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। होलकर स्टेडियम में एजीएम की बैठक भी हुई। इससे पहले ही महाआर्यमन सिंधिया की एसोसिएशन की बैठक हुई। महाआर्यमन के अलावा 6 सदस्य बनाए गए। इसमें अजय द्विवेदी, संजय सोडानी, क्रिकेट कोटे से दिवांग कपाडिया, सिंध धोलेपुर और महिला कोटे से उन्मुख तारे के नाम को मंजूरी दी गई है। आज टीएमसी के 5 सदस्य पार्टी के प्रवक्ता साकेत गोखले के अरेस्ट के मामले को इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएंगे। साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने फेक ट्वीट के मामले में अरेस्ट किया था। साकेत गोखले आपको बताया कि फेक ट्वीट मामले में दरअसल अरेस्ट हुए, तो इसको लेकर आज टीएमसी के सदस्य इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने वाले हैं और साकेत गोखले को जो अरेस्ट किया गया था इस पूरे मामले को लेकर वो है अपनी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ टीएमसी के सदस्य इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने वाले हैं और फेक ट्वीट मामले में ये पूरी जानकारी देने के लिए और बचाव करने के लिए साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे। वापी केस में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की हेट स्पीच को लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले पिछली तारीख पर चौक थाने में कोर्ट में मामले से संबंधित रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट पेश होने के बाद सुनवाई की जो अगली तारीख थी वो 12 दिसंबर मुकर्रर की गई थी। आपको बता दें कि तीनों नेताओं की तरफ से हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाली कथित बयानबाजी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर और श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई के दौरान दी गई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दिया जाए और एक झंडा गाड़ दिया जाए तो एक मंदिर बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी जाती हैं और सुबह भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित शिवलिंग को फव्वारा बताया था। ओवैसी ने मुस्लिमों से वहां पर जाकर नमाज पढ़ने और वजू करने की भी अपील की थी। और वहीं उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ने माता सीता, दुर्गा और लक्ष्मी पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ वाराणसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज अब ज्ञानवापी से जुड़े 6 और मामलों में सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन अश्विनी कुमार की अदालत में ज्ञानवापी से जुड़े 6 मामलों की सुनवाई की जाएगी। इनमें पहला वाद लॉर्ड आदि विश्वेश्वर शीतला मंदिर, महंत शिव प्रसाद पांडे आदि का है। दूसरा वाद नंदीजी महाराज और सितेंद्र चौधरी। तीसरा वाद मां श्रृंगार गौरी और रंजना अग्निहोत्री आदि। चौथा वाद सत्यम त्रिपाठी और आदि। पांचवा वाद मां गंगा और सुरेश और छठवां वाद अभिषेक शर्मा की तरफ से दाखिल किया गया है। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविरल हमारे साथ जुड़ गए। अविरल, आज ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई होनी है और जिसमें हेट स्पीच मामले पर भी खासतौर पर सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी? निश्चित रूप से लता, देखिए जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला लगातार हाईलाइट है और उसमें कई तरीके की याचिकाएं डाली गई थी और याचिकाओं के बाद में इस पे आज फिर से सुनवाई होनी है। हालांकि इसमें देखा जाए हेट स्पीच का जो मामला है उसमें एआईएमआईएम प्रमुख के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों से कहा था कि वहां पर वजू करें, नमाज पढ़ें, तमाम बातें करी थी। उसके बाद में अगर बात करें उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की, तो उनके साथ भी हेट स्पीच का मामला सीधे तौर पर दिखाई दिया था। उन्होंने भी माता लक्ष्मी, देवी दुर्गा, तमाम और भी जो ऐसी गलत शब्दों का प्रयोग किया था उसके ऊपर भी सुनवाई होगी। साथ ही साथ अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने भी सीधे तौर पर ये बताया था कि अगर किसी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दिया जाए, झंडा लगा दिया जाए, तिलक लगा दिया जाए तो वहां पर मंदिर का निर्माण हो जाता है। यानी कुल मिलाकर ऐसी तमाम जो बातें हुई थी उनके खिलाफ आज के जो है कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पर क्या कुछ निकल कर आएगा वो तो अब देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुसंख्यक समाज इन सब बातों से काफी ज्यादा
आहत होता है, नाराज होता है। और इसके खिलाफ आप समझिए कि अगर अगस्त 2021 में 5 महिलाओं द्वारा ज्ञान व्यापी परिसर में पूजा अर्चना करने के लिए याचिका डाली गई थी कि वहां पर माता श्रृंगार गौरी का जो पूजन अर्चन किया जाने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ एक याचिका में ये कहा गया था कि वहां पर मुसलमानों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित होना चाहिए। तो ऐसे में तमाम ये बातें हैं, उस पर सुनवाई चल रही है। आगे क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लता, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल जो है सुनवाई चल रही है और क्या कुछ निकल कर आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बताएं कि ये हो सकता है कि अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन की मुश्किलें अब इन बयानों के बाद बढ़ सकती। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।